सीएमए फाइनल एसएफएम जो सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर नंबर 14 वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आज की इंट्रोडक्शन क्लास में अपन इस पूरे सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे, कैसे ये इंटरमीडिएट से डिफरेंट है और एग्जाम में हर टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहती है। ठीक है। इसके बाद में एक चैप्टर आज की क्लास में प्रैक्टिकली स्टार्ट भी कर दूंगा पढ़ाना। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, समझेंगे ध्यान से। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिएगा, देखिए आपने इंटरमीडिएट के अंदर क्या पढ़ा, पहले उसका एक छोटी सी बात, फिर उसके बाद उसको फाइनल से कैसे रिलेट कर रहा हूं उसके बाद समझेंगे। आपने देखिए इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पर मैंने आपको बताया था कि साहब फाइनेंस को मैनेज अरेंज कैसे किया जाता है किसी कंपनी के अंदर, उसके लिए कुछ डिसीजन मेकिंग फाइनेंस मैनेजर के द्वारा ली जाती है। उनके बारे में आपने इंटरमीडिएट में स्टडी किया है। अभी स्ट्रेटेजिक की बात नहीं करी मैंने। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझते हैं कि फाइनेंस को मैनेज करने से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन किसी फाइनेंस मैनेजर के द्वारा लिए जाते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर। तो तीन प्रकार के इंपॉर्टेंट डिसीजन आपने पढ़े हैं। एक है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा है इन्वेस्टिंग डिसीजन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। तो फाइनेंस मैनेजर का किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस को संभालने से रिलेटेड सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है फाइनेंस को मैनेज करना या फाइनेंस को अरेंज करना। फाइनेंस को अरेंज करने के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप देखते हैं तो 5 सोर्सेज से आप बिजनेस चलाने के लिए फंड लेकर के आते हैं। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, लोन और रिजर्व एंड सरप्लस। फाइनेंस मैनेजर का टारगेट क्या होता है कि वो अपनी कंपनी के लिए इस तरीके से फंड को इकट्ठा करे ताकि ओवरऑल कॉस्ट उसकी क्या हो, मिनिमाइज हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके बाद अपने बिजनेस के लिए किस ऑप्टिमम मैनर में आपको अपनी कैपिटल जनरेट करनी है, उसके लिए आपने एक चैप्टर पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं कुछ बनवा नहीं रहा हूं, केवल ओरली आपको बातें बता रहा हूं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है फाइनेंस मैनेजर का, पैसे को अरेंज कर लिया तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड से पैसे को अरेंज किया जाता है। फिर उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाता है, बैलेंस शीट में असेट साइड। असेट साइड आप दो सोर्सेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो है फिक्स असेट्स और एक है करंट असेट्स। फिक्स असेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म सोर्सेज में इन्वेस्ट करना और करंट असेट्स का मतलब शॉर्ट टर्म सोर्सेज में इन्वेस्ट करना। लॉन्ग टर्म सोर्सेज या फिक्स असेट्स में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था कैपिटल बजटिंग। और शॉर्ट टर्म सोर्सेज में यानी करंट असेट्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आप एक चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये मैंने बात करी कि फाइनेंस जनरेट कैसे करना है, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है। अब बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पूरे साल भर रन करता है और कुछ ना कुछ पैसा कमाता है। कमाने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंस मैनेजर की ड्यूटी होती है कि वो अपने सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स को उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करे। स्टेक होल्डर्स वर्ड का मतलब क्या हुआ, स्टेक होल्डर वर्ड का मतलब है कि वो सभी लोग जो कंपनी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में जुड़े हुए हैं, उनको उसका बेनिफिट पहुंचाना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में कौन कौन हो सकते हैं, कंपनी के सप्लायर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, स्टाफ हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकता है, कंपनी के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। मींस कंपनी से रिलेटेड कोई भी पार्टी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में अगर जुड़ी हुई है तो उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए जिस रूप में वो इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। तो फाइनेंस मैनेजर के द्वारा जो तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इनसे रिलेटेड बातचीत आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं। तो बेसिक फाइनेंस जो हर प्रकार की कंपनी, हर प्रकार के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिजनेस में लिया जाएगा डिसीजंस, वो सारी चीजें आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आ चुके हैं। तो ये बात तो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस करी साहब, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। यहाँ पर एक वर्ड जोड़ा गया है स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक का मतलब ये है कि आप अपने फाइनेंस को मैनेज करने से रिलेटेड स्ट्रेटजीज कैसे बनाएं ताकि आपका बिजनेस का फाइनेंस ग्रो कर सके। तो अब फाइनल के अंदर आप क्या चीज पढ़ेंगे, अपने फाइनेंस को ग्रो कैसे करना है। और ग्रो करने के लिए आपको इन्वेस्टिंग टेक्निक्स आनी चाहिए। इन्वेस्टिंग टेक्निक्स का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, तो आप लोग म्यूचुअल फंड्स का नाम सुनते हैं, शेयर मार्केट का नाम सुनते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का नाम सुनते हैं,
तो जब आप इन्वेस्टिंग करने के लिए जाते हैं, तो आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फाइनेंस को ग्रो कैसे करेंगे, इस बारे में सारी बातें आपको एडवांस लेवल पर फाइनल के अंदर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़नी है। ठीक है, तो अब पहले तो मैं बात करता हूं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं जो हम सीएमए फाइनल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और उसका एग्जाम वेटेज क्या है। फिर हर टॉपिक से रिलेटेड मैं बात करूंगा कि इस टॉपिक में क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए देखेंगे अब आप। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में बात कर रहा हूं कौन कौन से टॉपिक्स आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में पढ़ते हैं, कौन कौन से टॉपिक आप इस सब्जेक्ट मैटर में पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहला एक चैप्टर है जिसका नाम मैंने कहा कैपिटल बजटिंग। देखिएगा, कैपिटल बजटिंग जो है वो आप अपने इंटरमीडिएट में पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ और एडवांस लेवल पर आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि कैपिटल बजटिंग के साथ साथ इसके रिस्क एनालिसिस को डीप में एनालिसिस करके बताएगा। तो इसमें एक चैप्टर और बनता है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के बारे में मोटे तौर पर आपको बातें पता हैं कि जब बिजनेस के लॉन्ग टर्म सोर्सेज में बिजनेस के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस प्रोजेक्ट में पैसा डालना ठीक है कि नहीं, इस बात की डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये पार्ट जो है वो आप इंटरमीडिएट में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, हालांकि और भी बातें होंगी जो मैं चैप्टर के साथ डिस्कस करूंगा। पॉइंट नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 लिखेंगे लीजिंग या लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग, हाँ जी। अब ये चैप्टर क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आज की क्लास में आपको टॉपिक वाइज बता रहा हूँ क्या क्या सारी चीजें पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं एग्जाम के अंदर कंफर्म 100% आएंगे, क्योंकि इस एसएफएम के अंदर जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसमें बहुत ही कम टॉपिक हैं, गिने चुने 5 से 6 टॉपिक हैं जिसके सवाल एग्जाम में बनते हैं। ठीक है ना। अब मैंने एक चैप्टर का नाम लिखा है आपके सामने, लीज फाइनेंसिंग। ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। लीज फाइनेंसिंग इज द पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग। लीज फाइनेंसिंग का मतलब है कभी किसी बिजनेसमैन के द्वारा कोई मोटा इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस में किया जाता है। सपोज मुझे अपने बिजनेस में 50 लाख रुपए की मशीनरी परचेस करके लगानी है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उस 50 लाख रुपए को बैंक से फाइनेंस कराऊं, मार्केट से 50 लाख की मशीनरी परचेस करके लाऊं और उसको इंस्टॉल कर लूं। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे सामने, कि मैं लीज रेंटल बेसिस पर उस मशीनरी को लेकर के आऊं, हर साल उसका लीज रेंटल पेमेंट करूं, जब तक मेरी मर्जी उस मशीन को यूज करने की करूं, और जब मेरी मर्जी नहीं है, दूसरी अपडेटेड मशीन मार्केट में आ गई, तो रेंटल पेमेंट मना करके उस मशीनरी को वापस करके नई मशीनरी को ले आऊं। बेसिकली इसका मतलब क्या है, मोटे तौर पर उस बात को समझना कि किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा ये डिसीजन मेकिंग करना कि किसी भी असेट को परचेस करना ज्यादा बेनिफिशियल है या उसको लीज पर लाना ज्यादा बेनिफिशियल है, इस बात की डिसीजन मेकिंग आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से सीखने को मिलेगी। तो अब आप इस बात को थोड़ा सा और डीपली एनालिसिस कैसे करके समझ सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मैं कोई असेट को परचेस करके लाता हूं, तो मालिकाना हक मेरे पास है, तो मैं उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकता हूं, स्क्रैप वैल्यू का बेनिफिट भी ले सकता हूं, और डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा तो उसका टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। अच्छा, मशीनरी परचेज करके ला रहा हूँ तो मैंने फाइनेंस किया होगा तो मैंने उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट भी पे कर रहा हूँ। इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट को भी मैं पीएनएल में दिखा करके उस पर भी टैक्स बेनिफिट ले सकता हूँ, और मशीनरी का मालिकाना हक तो मेरे पास है ही। बात समझ में आ रही है आपको मेरी। नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, हर साल आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, मोटा इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब आप आसानी से दूसरी मशीन पर शिफ्ट नहीं हो सकते। मान लीजिए क्या हुआ, मार्केट में 2 साल के बाद नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई अपडेटेड मशीन मार्केट में आ गई, लेकिन मैंने तो मशीन खरीद ली, तो अब मुझे उसी पर ही काम करना पड़ेगा। अगर मैं रेंटल बेसिस पे लाता तो देखो क्या बेनिफिट होता। रेंटल बेसिस पे लाता तो मैं जैसे ही नई मशीन मार्केट में आई, वो मशीन रेंटल बेसिस पे लेता। जैसे मान लो आज कोई मशीन पे मैंने रेंटल बेसिस पर ली, 2 साल तक मैं उसको यूज कर रहा हूँ, 2 साल के बाद नई अपडेटेड मशीन आ गई, उसका रेंटल पेमेंट देना बंद किया, दूसरी मशीन ले आया।
फिर 2 साल के बाद नई मशीन आ गई तो तीसरी मशीन ले आया मैं। तो बात सिंपल सी क्या है, इस चैप्टर के माध्यम से बिजनेसमैन ये समझेगा कि किसी भी असेट को परचेस करना ज्यादा बेनिफिशियल है या लीज पर जान लाना ज्यादा बेनिफिशियल है। दोनों ऑप्शन में से जिसमें भी सबसे बेनिफिशियल ऑप्शन किसी बिजनेसमैन को नजर आएगा, उस ऑप्शन को ऑप्ट करना है। काफी बड़ा चैप्टर है, जब इसको पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आप चौथा टॉपिक लिखेंगे, म्यूचुअल फंड्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कुछ इस तरीके की बातें आपने सुनी हुई हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, क्या सारी चीजें हैं। देखिएगा, म्यूचुअल फंड्स का चैप्टर मैं आपका सबसे पहले अभी स्टार्ट करूंगा, इसके बारे में डिटेल ज्ञान मैं दूंगा ही अभी। तो एक बार इसको थोड़ा होल्ड रखें, थोड़ी सी देर में म्यूचुअल फंड्स के बारे में अभी मैं सारी बातें बताने ही वाला हूँ, ठीक है ना। तो टाइम सेव करते हैं, जस्ट अभी मैं इसको स्टार्ट करूंगा। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हाँ जी। अब ये क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, देखिएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इस बात को समझते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। जब भी आप अपना पैसा शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो समझदारी क्या बोलती है कि क्या सारा पैसा किसी एक ही कंपनी के सिक्योरिटी में डाल दिया जाए, ऐसा नहीं। अगर वो कंपनी डूबी तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। तो आपको एक स्मार्ट अप्रोच के थ्रू कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हुए, जो मैं आपको सिखाऊंगा, उसके माध्यम से आप अपने कंप्लीट अमाउंट को, कंप्लीट पैसों को क्या करते हैं, अलग अलग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। ताकि अगर कोई एक दो सिक्योरिटी का शेयर प्राइस नीचे आता है या उसमें कुछ नुकसान होता है, तो बाकी सिक्योरिटी के शेयर प्राइसेस ऊपर चढ़ने के कारण से आपका नुकसान सेट ऑफ हो जाए, तो अल्टीमेटली आपका ज्यादा लॉस ना हो। इसलिए हर इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मल्टीपल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। समझ आ गई बात आपको। इन्वेस्टर का उद्देश्य क्या होता है, मैक्सिमम रिटर्न एट मिनिमम रिस्क। तो वो सब चीजों का एनालिसिस करेगा कि कौन सी सिक्योरिटी पे कितना रिटर्न आ रहा है, कितना रिस्क है, इन सब का एनालिसिस करके उस सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है। तो सिंपल बात क्या है, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक चैप्टर है जो आपको ये सिखाएगा कि किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज में जब मल्टीपल सिक्योरिटीज आपके सामने हैं, तो उन ऑप्शंस को सेलेक्ट कैसे करना है। मतलब मेरे पास आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हैं और मेरे पास 20 ऑप्शन है अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो कितना अमाउंट कौन कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करूंगा, इस बात की डिसीजन मेकिंग जो है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट चैप्टर है आपका डेरिवेटिव। ये आपका कहानी शुरू हो जाती है शेयर मार्केट की। चैप्टर का नाम मैंने क्या लिखा है, डेरिवेटिव। इसमें 4 टाइप के चैप्टर्स आप और पढ़ते हैं इसके अंदर। एक का नाम मैंने लिया फ्यूचर एंड फॉरवर्ड। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड। दूसरे चैप्टर का नाम मैंने लिया ऑप्शंस। आपने कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इस तरीके की बातें सुनी होंगी। इसके अलावा एक चैप्टर आता है इसमें स्वैप एंड स्वैप्शन। इसके अलावा एक चैप्टर आता है इसमें फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, शॉर्ट में इसको मैंने लिख दिया FRA, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। देखिएगा, ये चैप्टर डेरिवेटिव आपका बहुत बड़ा चैप्टर है। ये पूरा शेयर मार्केट से रिलेटेड चैप्टर है आपका। क्या सारी बातें हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड का मतलब ये है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी भी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बनाए जाते हैं। किस रिगार्डिंग बनाए जाते हैं, फ्यूचर में होने वाले रिस्क को कम करने के लिए। कुल मिला के डेरिवेटिव के चैप्टर की एक छोटी सी बात समझ लेना मेरी, मैं क्या बात बता रहा हूँ। देखिए, जब भी हम कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे होने वाला रिस्क जब हमको फ्यूचर के अंदर कोई नजर आता है, तो उस फ्यूचर के रिस्क को मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाता है कुछ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का यूज करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या बोला, मैंने किसी कस्टमर को सामान एक्सपोर्ट किया और वो कस्टमर बोलता है साहब मैं आपको पैसा आज से 3 महीने के बाद दूंगा, और मैंने जो सामान एक्सपोर्ट किया है वो एक अमेरिकन
कस्टमर है उसको सेल किया है, तो वो जो पेमेंट किस में करेगा, डॉलर के अंदर पेमेंट करेगा। आज डॉलर की कीमत चल रही है सपोज 70 रुपए, और मैंने सामान एक्सपोर्ट किया है सपोज 10,000 डॉलर का सामान, तो मुझे रिसीवेबल कितना होगा, 7 लाख रुपए। कब होगा, आज से 3 महीने के बाद। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनना, आज एक डॉलर की कीमत चल रही है 70 रुपए, 10,000 डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया, अगर वो आज ही मुझे पेमेंट करता तो मेरे हाथ में कैश कितना आता, 7 लाख डॉलर आ जाते। बट वो मुझे पेमेंट आज ना करके आज से 3 महीने बाद करेगा। मेरे दिमाग में रिस्क क्या आ गया कि आज से 3 महीने बाद अगर डॉलर की कीमत 70 से 60 आ गई तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो 60 इंटू 10,000 करोगे तो 6 लाख का ही रिसीवेबल हो पाएगा। अब मेरे दिमाग में जो रिस्क है उसको मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। रिस्क कभी खत्म नहीं की जा सकती, रिस्क को हमेशा कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। अब इस रिस्क को हेज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। ये सब कॉन्ट्रैक्ट वही सारे काम करते हैं, रिस्क को मिनिमाइज करने का काम करते हैं। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट उसी तरीके से होते हैं। स्वैप एंड स्वैप्शन जो है वो इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंज को या इंटरेस्ट रेट के अंदर होने वाले रिस्क को मिनिमाइज करने का काम करता है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट भी इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग ही पढ़ा जाता है। तो कुल मिलाकर के बस आपको सिंपल सी बात इतनी समझनी है कि ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शेयर मार्केट में या कोई भी प्रकार के फॉरेन एक्सचेंज के अंदर होने वाले रिस्क को मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं। समझ आ गई बात आपको मेरी? चलिए, अब इसके बाद एक चैप्टर और है आपका, चैप्टर नंबर 7। ये है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। हाँ जी, फॉरेन एक्सचेंज नाम से समझ में आ रहा है कि फॉरेन करेंसी के अंदर आप ट्रांजैक्शन करेंगे, डॉलर, पाउंड, ठीक है ना, येन, ये सारी करेंसी के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, किस तरीके से बिजनेस किया जाता है, किस तरीके से फायदा नुकसान बनाया जाता है, वो सारी चीजें फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में आपको पढ़नी है। अब ये चैप्टर मैंने आपको कुल मिला के 7 चैप्टर आपको बताए हैं। एक 8वां चैप्टर मैं आपको लिखवा रहा हूं जिसका मैं हेडिंग लगाऊंगा थ्योरी। थ्योरी पार्ट को मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा। तो आप 8वां पॉइंट डिस्कस करेंगे थ्योरी। अब थ्योरी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या सारी चीजें पढ़नी है, उसका सेपरेट डिस्कशन है। मतलब आप ये मान लें, ये जो सेक्शन मैंने आपके सामने अभी लिखे हैं, 90% एसएफएम का पार्ट ये है, 10% पार्ट में थ्योरी है। टोटल पेपर आपका 132 नंबर का आता है, जिसमें से 100 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है। 16-16 नंबर के 2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप बाई चांस थ्योरी अगर स्किप करते हैं तो हो सकता है 100% पेपर भी आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकें। तो अल्टीमेटली पूरी एसएफएम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने ऊपर के लिखाए हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बात कर लेते हैं इनके मार्क्स के बारे में कि एग्जाम की कवरेज इनकी किस रिगार्डिंग रहती है। देखो, कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस एंड लीज फाइनेंसिंग, ये पूरा सेक्शन आपका कवर करता है 30 मार्क्स। म्यूचुअल फंड एंड थ्योरी, म्यूचुअल फंड एंड थ्योरी जो है ये पार्ट आपका कवर करता है, थ्योरी वाला सेक्शन जो सबसे आखिर में लिखा है मैंने, है ना, तो ये कवर आपका करता है 15 मार्क्स। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपका कवर करता है अकेला चैप्टर 25 मार्क्स। 40 और 30 70, और बाकी 30 मार्क्स आपका डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स कवर करता है। डेरिवेटिव फॉरेक्स आपका 30 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो आप देख लें, कैपिटल बजटिंग और लीजिंग वाला पार्ट 30 नंबर है, डेरिवेटिव फॉरेक्स वाला पार्ट 30 नंबर है, 60 नंबर ये हो गए। 25 नंबर का पार्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है, और 15 नंबर जो म्यूचुअल फंड और थ्योरी का पार्ट है वो कवर करता है। तो ये मैंने पूरे कोर्स का आपको एनालिसिस बता दिया। अब यहाँ तक की बात एक बार नोट कर लें। चलिए, यहाँ तक की बात नोट हो गई। हाँ जी,
अब अपन आगे की बात करते हैं, उसको सुनेंगे। देखिए, एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में इससे पहले भी आपको बताया किसी सब्जेक्ट में। बस वही एग्जाम पेपर पैटर्न रहता है ना? उस पर अपन टाइम वेस्ट नहीं करते। बहुत नॉर्मल सा है कि 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर तो आपके ये कवर हो गए, और 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, 80 नंबर ये हो गए। 7 क्वेश्चन आएंगे, 5 अटेम्प्ट करने होंगे, 2 स्किप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के 132 नंबर का पेपर हो गया, 100 नंबर आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना? चलो अब शुरू करते हैं। अब देखिएगा, मैं सबसे पहले आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा, अब उसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। तो अब यहां से अब आप स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई सवाल है ही नहीं कि जितनी चीजें मैंने लिखी हैं, सब चीजें 100% एग्जाम में आती हैं। आप मेरे से बोले सब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें एबीसी एनालिसिस करना है नहीं करना, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला टॉपिक म्यूचुअल फंड्स। चलिए, सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझते हैं, ये क्या बिजनेस है, इसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। फिर इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी अकाउंटिंग है, सारी चीजें हम कैसे करते हैं। सुनो ध्यान से। देखिए, म्यूचुअल फंड एक प्रकार का मीडिएटर का रोल प्ले करता है, किसके बीच में? शेयर मार्केट और इन्वेस्टर के बीच में। देखिए, कोई भी प्रकार का इन्वेस्टर जो अपनी मनी या पैसे को ग्रो करना चाहता है, उसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो आप बोलेंगे सर, या तो आप बैंक में जाके जमा करा दो, या आप बैंक में जाके एफडी करा दो। दूसरा ऑप्शन, दो ऑप्शन मैंने ये बताए। तीसरा, शेयर मार्केट में जाकर के पैसा लगा दो। बेसिकली ये तीन ही ऑप्शन होते हैं। या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा जमा करो जहां पे कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, या आप क्या करो, शेयर मार्केट में कंपनी में जाकर के पैसा लगाओ। अब भारत देश का आम आदमी, जिसको ये समझ नहीं है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, तो ज्यादातर वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है? बैंक में जाकर के। बैंक में सेविंग अकाउंट आप खुलवाते हैं तो 4% का ब्याज मिलता है, बैंक में एफडी करवाते हैं तो 6-6.5% का ब्याज मिल जाता है। लेकिन उसको चाहिए मल्टीपल रिटर्न, 12% 15% तक का रिटर्न चाहिए, तो कैसे कर सकता है? तो उसका एक ऑप्शन है कि आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। कंपनी जिस मल्टीपल टाइम्स में ग्रो करेगी, उसी मल्टीपल टाइम्स में आपका पैसा भी ग्रो करेगा। लेकिन अब शर्त क्या है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाओगे तो आपके पास पूंजी अच्छी होनी चाहिए, पैसा बड़ी अमाउंट का होना चाहिए, क्योंकि कई शेयर्स जो है महंगे मिलते हैं, और एक शेयर्स कंपनी कभी बेचती नहीं है, लॉट में शेयर्स को बेचती है, तो लॉट में खरीदना पड़ता है। तो ऐसे केस में आपको नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा परचेस करने हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी आपको ज्यादा अमाउंट का करना है। तो अब ऐसे केस में इन्वेस्टर क्या बोलता है, साहब पैसे की मेरे पास कमी है, मतलब आम आदमी की बात कर रहा हूँ जिसके पास पैसा इतना नहीं है। दूसरा, शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी के कौन से शेयर्स को परचेस करना है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज भी आम आदमी को नहीं होती है। अब उसके सामने एक क्या ऑप्शन है कि वो शेयर मार्केट में पैसा जमा करे या इन्वेस्ट करे। तो उसमें मीडिएटर का रोल प्ले करता है कौन? म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, आम आदमी जितने छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके पास प्रॉपर फंड नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, वो छोटे छोटे इन्वेस्टर से बहुत सारा पैसा इंडिया से इकट्ठा करती है, एक बड़ा पैसा बनाती है, उस बड़े पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, उस पर रिटर्न कमाती है, और रिटर्न कमा के कुछ रिटर्न वो खुद रखती है, बाकी रिटर्न इन्वेस्टर्स को बांट देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस बात को ऐसे समझ लें कि म्यूचुअल फंड कंपनी ने छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा जनरेट किया, मार्केट में इन्वेस्ट किया, और 20% का रिटर्न कमा लिया साल में, जिसमें से उसने 8% का रिटर्न तो खुद रख लिया, और 12% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे दिया। तो इन्वेस्टर भी खुश। इन्वेस्टर बोलेगा साहब बैंक में एफडी कराता तो 6-7 ही मिलता, या म्यूचुअल फंड में 12% तो मिल रहा है, तो वो कहाँ अट्रैक्ट होगा? म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाएगा। म्यूचुअल फंड कंपनीज का मैं ऑन एन एवरेज रिटर्न बता देता हूँ आपको, 10 से 15% तक का देखने को मिलता है। 15 से ऊपर भी जा सकता है, एक्सेप्शनल केसेस में जाता है, वरना आपको 10 से 15% का रिटर्न निश्चित देखने को मिलता है। कई सारी इन्वेस्टिंग चीजें मैं आपको बताऊंगा, उनको भी समझते चलना है। तो अगर आप बैंक के सेविंग अकाउंट या एफडी में पैसा जमा करते हैं, तो इससे बढ़िया म्यूचुअल फंड में जमा कर सकते हैं। लेकिन आपने एक लाइन सुनी होगी, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड ने को जो आपने पैसा दिया, म्यूचुअल फंड कहाँ जमा करता है उसको? शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में जमा करने का मतलब प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अगर प्राइवेट कंपनी डूबी, तो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी डूबेगा। म्यूचुअल फंड डूबेगा तो इन्वेस्टर का पैसा भी डूबेगा। तो ये क्या है? सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। अब आप
कैसे काम करते हैं वो आगे की बात है कि म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट करने के तरीके होते हैं कि आप सारा पैसा प्राइवेट कंपनी में लगा रहे हो, कुछ पैसा गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी में लगा रहे हो, कुछ पैसा डेट में, कुछ पैसा इक्विटी में, उसके अलग अलग बाइफिकेशन बनते हैं, वो आगे जाके मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया म्यूचुअल फंड कंपनी का क्या होता है। छोटे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करते हैं, शेयर मार्केट में जमा करते हैं, रिटर्न कमाते हैं, कुछ पैसा खुद रखते हैं, बाकी पैसा इन्वेस्टर्स को बांट देते हैं। तो ये काम हो गया म्यूचुअल फंड कंपनी का बिजनेस। अब म्यूचुअल फंड कंपनी के बिजनेस को चलाने वाले लोग क्या होते हैं, कैसे स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना होता है, इसकी डिटेल बात अपन करना शुरू करते हैं। चलिए, अब मेरे साथ साथ आप लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन। देखिएगा, देखिएगा मैंने अभी आपको क्या बात समझाई, पहले एक बार सामने देख लें, फिर उसके बाद नोट करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि साहब इन्वेस्टर इन्वेस्टर अपने पैसे को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके पास इन्वेस्ट करने के कितने ऑप्शंस हैं। तो मैंने कहा उसको इन्वेस्ट करने के दो ऑप्शंस हैं। क्या? एक तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे किसमें, इन शेयर मार्केट में, या तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे कहां पर, शेयर मार्केट में। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है, या वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पैसा लेकर के जाए। तो कई इन्वेस्टर जिनके पास अच्छा पैसा है, अच्छी नॉलेज है, तो वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के अंदर करते हैं, डायरेक्ट रिटर्न कमाते हैं। लेकिन ऐसे छोटे इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में जमा तो करना चाहते हैं, बट उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि बस पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास लेकर के जाते हैं। अब देखिएगा, म्यूचुअल फंड कंपनी काम क्या करती है। म्यूचुअल फंड कंपनी इस पैसे को शेयर मार्केट में डिपॉजिट करती है, शेयर मार्केट के डिफरेंट पोर्टफोलियो में डिपॉजिट करती है, के डिफरेंट पोर्टफोलियोज में डिपॉजिट करती है, और वहां से रिटर्न जनरेट करती है, और इस रिटर्न को वो इन्वेस्टर को दे देती है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करती है इन डिफरेंट सिक्योरिटीज, इन डिफरेंट सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट, इन कैपिटल मार्केट। चलिए, एक बार आप ये डायग्राम कॉपी करेंगे। तो बहुत ही सिंपल बात मैंने बताई, इन्वेस्टर के द्वारा म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दिया जाता है, म्यूचुअल फंड कंपनी डिफरेंट सिक्योरिटी जो कैपिटल मार्केट के अंदर ट्रेड करती हैं उसमें इन्वेस्ट करती हैं, यानी कि शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो का मतलब अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, और वहां से जो रिटर्न जनरेट होता है वो इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है।
चलिए, यहाँ तक की बात नोट हो गई। हाँ जी। अब आगे की बात मेरी लिखेंगे आप ध्यान से। लिखिएगा, अ म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट। अ म्यूचुअल फंड is a trust that pools money of number of investors of number of investors, and that money that money invested by finance professional invested by finance professional finance professional in in capital market under different type of securities under different type of securities. एग्जाम्पल जैसे शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, एंड अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज एंड रिटर्न जनरेटेड फ्रॉम and return generated from from these investment distributed distributed among the among the investors. नोट कर लिया यहाँ तक का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप लिखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल फंड वर्किंग। म्यूचुअल फंड वर्किंग। देखो, म्यूचुअल फंड की वर्किंग किस तरीके से होती है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ। देखिएगा, पहले एक बार मेरी बातों को समझना है, उसके बाद नोट करना है, पहले सामने देखना है आपको। देखो, देखिए मैंने कहा साहब एक है, नोट कुछ नहीं करना, जैसा फ्रेमवर्क मैं बनाऊंगा वैसे नोट करना है, तो इसलिए पहले एक बार देख करके समझ लेंगे। देखिए मैंने कहा साहब म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये क्या करती है, अपने इन्वेस्टर से पैसा जनरेट करती है। सपोज मैंने बोला इसने अपने छोटे छोटे इन्वेस्टर से जो पैसा जनरेट किया वो 10 लाख रुपए का अमाउंट जनरेट किया। म्यूचुअल फंड कंपनी ने छोटे छोटे इन्वेस्टर से ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख रुपए का पैसा जनरेट किया। जनरेट करने के लिए वो कुछ ना कुछ इशू भी करेगी। मतलब क्या, जैसे आप शेयर्स से पैसा जनरेट करते हैं तो शेयर इशू करते हैं तब पैसा आता है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा जब पैसा जनरेट किया जाता है तो अगेंस्ट में इन्वेस्टर को यूनिट्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? यूनिट्स। मैंने सपोज बोला एक इन्वेस्टर है मिस्टर एक्स,
मिस्टर एक्स ने इस म्यूचुअल फंड कंपनी के 1000 यूनिट्स परचेज करें हैं, ठीक है, 1000 यूनिट्स परचेज किए हैं, और नंबर ऑफ यूनिट्स, सपोज मैंने बोला नंबर ऑफ यूनिट्स जो इशू किए हैं म्यूचुअल फंड कंपनी ने, वो 1 लाख यूनिट्स इशू किए हैं। तो इसका मतलब पर यूनिट की वैल्यू बता सकते हैं आप? पर यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपए। यानी म्यूचुअल फंड कंपनी बोलती है साहब 1 लाख यूनिट में इशू कर रही हूँ, पर यूनिट की वैल्यू 10 रुपए है, 10 लाख रुपए जनरेट हो गए। ये एक इन्वेस्टर है जिन्होंने 1000 यूनिट परचेज किए हैं। 1000 यूनिट परचेज किए हैं मतलब इन्होंने इस म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितना किया है? तो आप कहेंगे सर 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है? इस पैसे को इन्वेस्ट करती है कहां पर? शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में पैसा लगाती है। शेयर मार्केट में पैसा कहाँ लगाती है? जो भी कंपनीज ट्रेड करती हैं। सपोज एग्जांपल के रूप में मैंने कहा कि एक रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, एक विप्रो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, एक एसबीआई के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, कुछ पैसा उसने अपने पास कैश रखा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, 10 लाख में से मान लीजिए 2 लाख रुपए उसने रिलायंस के शेयर में लगाए, 3 लाख रुपए उसने विप्रो के शेयर में लगाए, 4 लाख रुपए उसने एसबीआई के शेयर में लगाए, और 1 लाख रुपए उसने अपने पास कैश रख लिया। चलिए अब आगे की बात सुनना। तो जब इन्वेस्टमेंट जनरेट किया गया था म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा, तो 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट कहाँ किए गए हैं? शेयर मार्केट में। और इसमें इन्वेस्टर हैं जिनको क्या करा इसने? यूनिट्स इशू किए हैं, इनको इशू किए हैं यूनिट्स, और इनसे पैसा लिया हुआ है। ये बात समझ में आ गई आपको मेरी? अब देखिए आगे होता क्या है कि ये इन्वेस्टर ने जो पैसा जमा किया है इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आज इन्वेस्टमेंट किया, आज से 10 दिन के बाद इस इन्वेस्टर को अपने पैसों की जरूरत है, तो वो पैसा अपना वापस निकालना चाहता है। तो ये पैसा अपना वापस निकालने के लिए क्या करेगा? क्या शेयर मार्केट के पास जाएगा? नहीं। इसने पैसा किसको दिया है? म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया है। तो अपना पैसा अगर इसको वापस चाहिए तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी के पास ही वापस जाएगा। तो सपोज मैंने एग्जाम्पल में क्या क्रिएट किया कि मिस्टर एक्स म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आज से 10 दिन के बाद मान लीजिए उसको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पैसे मांगने के लिए जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनी इसको कितना पैसा रिटर्न करेगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में किए गए हैं ऑन दैट डेट, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। तो जब ये पैसा मांगने गया तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू चेक करी। सपोज मैंने बोला कि रिलायंस का शेयर में जो इन्वेस्टमेंट 2 लाख का किया गया था, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 2.5 लाख। विप्रो कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया गया था उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 3.5 लाख। एसबीआई में 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया था, उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 4,25,000। और कैश का बैलेंस तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो वो एज इट इज रहा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के 10 दिन बाद ये इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जा रहा है। अब जिस डेट को ये अपना पैसा वापस चाहता है, उस डेट को मार्केट वैल्यू क्या चल रही है? तो 4 और 3 7 और 2 9, 10, 11,25,000 हो गई। तो 11,25,000 रुपए उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है। इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 10 लाख रुपए का किया था, और जिस डेट को उसको पैसा वापस चाहिए उस डेट को मार्केट वैल्यू 11,25,000 की चल रही है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या कहेगी कि 11,25,000 पे मार्केट वैल्यू है, पर यूनिट की प्राइस कितनी हो गई? तो वो 1 लाख यूनिट से डिवाइड देकर के पर यूनिट की प्राइस निकाल लेगी, जिसको बेसिकली मैं बोलता हूं नेट असेट वैल्यू। क्या बोलता हूं मैं? नेट असेट वैल्यू पर यूनिट। तो म्यूचुअल फंड कंपनी नेट असेट वैल्यू पर यूनिट कैसे निकालेगी? बोलेगा मेरे इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 11,25,000 है, मैंने 1 लाख यूनिट्स इशू किए थे, इस हिसाब से पर यूनिट की वैल्यू मेरे पास अभी जो चल रही है वो 11 रुपए 25 पैसे पर यूनिट की प्राइस चल रही है। ये बात आपको मेरी क्लियर है? अब इस इन्वेस्टर को अगर कुछ पैसा रिटर्न करना है म्यूचुअल फंड कंपनी को, तो वो कितना रिटर्न करेगा? तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी मिस्टर एक्स को बोलेगी साहब आपने 1,000 यूनिट्स का इन्वेस्टमेंट किया था,
पर यूनिट की मार्केट प्राइस 11 रुपये 25 पैसे चल रही है। इस हिसाब से आपको 11,250 250 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये फ्रेमवर्क आपको समझ में आया किस तरीके से मैंने बताया? तो इसका मतलब क्या, किसी भी इन्वेस्टर, अब यहाँ से समझना क्या बात है उनको देखना ध्यान से। किसी भी इन्वेस्टर को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अपना पैसा वापस चाहिए तो वो किसके पास जाएगी? म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाएगी। और जो उस पर्टिकुलर डेट पर एनएवी चल रही है, नेट असेट वैल्यू पर यूनिट चल रही है, उसको अपने द्वारा इन्वेस्ट किए गए नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके वो टोटल वैल्यू निकाल लेगा और इतना पैसा वो म्यूचुअल फंड कंपनी से वापस ले लेगा। एक और बात ध्यान से सुने, एनएवी की कैलकुलेशन हर दिन की जाती है, हर दिन की जाती है। तो जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप जैसे आप ऑनलाइन इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, हर दिन की एनएवी कोट होकर के आती रहेगी। जिस भी डे को आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप क्या कर सकते हैं, उस पैसे को वापस ले सकते हैं उस डेट की जो एनएवी चल रही होगी उसके हिसाब से। समझ आ गई बात आपको मेरी? चलो इस बात को नोट कर लो। हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट मुझे रिप्लाई करके बताएंगे क्या आप लोगों को मेरी यहाँ तक की बातें क्लियर हो रही हैं क्या? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट रिप्लाई करके बताएं यहाँ तक की बातें क्लियर हैं क्या आपको मेरी अभी? मार्केट वैल्यू, हाँ, एट द एंड ऑफ द डे एनएवी कैलकुलेट होती है और अगले दिन जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता तब तक वही एनएवी की डेट चलेगी, है ना? जैसे मान लो 11 तारीख को एनएवी की रेट जो है एट द एंड ऑफ द डे 11.25 है। 12 तारीख को सुबह में अगर कोई म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को बेच रहा हूँ तो मुझे पर यूनिट की प्राइस 11 रुपये 25 पैसे मिलेगी। बहुत सुंदर तरीके से काम नोट करना, ठीक है ना? और मैं आपको सारी चीज़ें नोट प्रॉपर तरीके से करवाता चलूंगा। मॉड्यूल स्कैनर को इंश्योर करके सारे क्वेश्चन अपने बन रहे नहीं बन रहे। चलिए यहाँ तक की बात नोट हो गई सभी की। अब मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट पार्ट पर, देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा जो इंट्रोडक्शन को लेकर के था वो खत्म हो गया। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आगे बढ़ रहा हूँ। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, प्लेयर्स दोज involved in mutual fund business, involved
इन म्यूचुअल फंड बिजनेस, इन म्यूचुअल फंड बिजनेस कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो म्यूचुअल फंड बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, अब मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। देखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे पॉइंट नंबर ए, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर, स्पॉन्सर कौन होता है? इसमें लिखेंगे स्पॉन्सर इज अ पर्सन, स्पॉन्सर इज अ पर्सन और अ बॉडी कॉर्पोरेट, और अ बॉडी कॉर्पोरेट who established, who established, who established mutual fund business, mutual fund business। जनरली आपको स्पॉन्सर कोई ना कोई बॉडी कॉर्पोरेट ही मिलेगा, इंडिविजुअल पर्सन की तो इतनी बस की है नहीं कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी का सेटअप कर दे। ये बस की कौन किसके हो सकता है? कोई अंबानी, टाटा, इस तरीके के लोग ही हो सकते हैं, है ना। तो स्पॉन्सर इज अ पर्सन और अ बॉडी कॉर्पोरेट हु स्टैब्लिश द म्यूचुअल फंड बिजनेस। म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्टैब्लिश करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? स्पॉन्सर बोला जाता है। पॉइंट नंबर बी, असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी, शॉर्ट में बोलते हैं एएमसी। हाँ जी, असेट मैनेजमेंट कंपनी कौन होती है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, मैंने क्या बताया, म्यूचुअल फंड कंपनी छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा अरेंज करती है और उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट करने का जो काम करते हैं वो प्रोफेशनल्स करते हैं। तो वो कुछ प्रोफेशनल्स को हायर करती है म्यूचुअल फंड कंपनी कि साहब आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ो, हम आपको पैसा ला करके देंगे, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना अपने दिमाग से और रिटर्न जनरेट करना। तो जो प्रोफेशनल्स की टीम बनाती है म्यूचुअल फंड कंपनी, उस टीम को क्या बोला जाता है? असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा किए गए अरेंज किए गए पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लिखेंगे एएमसी अपॉइंटेड बाय स्पॉन्सर, स्पॉन्सर ऑफ ट्रस्ट, स्पॉन्सर ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब म्यूचुअल फंड, हु इन्वेस्ट द मनी, हु इन्वेस्ट द मनी, हु इन्वेस्ट द मनी इन कैपिटल मार्केट, इन कैपिटल market, next, and generate return, and generate return for the trust, for the trust and investor। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी रिटर्न किसके लिए जनरेट करती है? ट्रस्ट के लिए, म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। आगे लिखेंगे असेट मैनेजमेंट कंपनी कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल प्रोफेशनल, फाइनेंशियल प्रोफेशनल who manage the fund, who manage the fund। तो जो फंड को मैनेज करने का काम करते हैं, इन्वेस्ट करने का काम करते हैं, वो ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स होते हैं और उन्हीं को क्या बोला जाता है? असेट मैनेजमेंट कंपनी बोला जाता है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट आगे की बात, पॉइंट नंबर सी, ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होता है? देखिएगा, ट्रस्टी के बारे में पहले समझ लेते हैं कौन होता है ये व्यक्ति। ट्रस्टी ये होता है कि असेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा शेयर मार्केट में जिन जिन कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, क्या वो ठीक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, इस बात की देखरेख करने का काम जो है वो ट्रस्टी करता है।
असेट मैनेजमेंट कंपनी को कोई भी ओपिनियन या एडवाइस लेनी होती है तो वो किससे लेती है? ट्रस्टी से लेती है। और स्पॉन्सर तो क्या है, बिजनेसमैन आदमी है, वो बहुत पैसे वाला आदमी है, बॉडी कॉर्पोरेट या कोई ना कोई पर्सन है, उसको इतनी माथापड़ी नहीं करनी। बोला मैं तो पैसा लगा सकता हूँ, मार्केट से कैसा पैसा लाना है वो मैं कर सकता हूँ, टेक्निकल काम आप लोग करेंगे। तो एक ट्रस्टी भी अपॉइंट करता है। ट्रस्टी का काम क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी की देख रेख करना कि वो सही जगह पैसा लगा रही है कि नहीं लगा रही, क्या कहीं गलत जगह तो नहीं लगा रही। अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कोई एडवाइस लेनी है तो कौन करेगा? एडवाइस कौन देगा? ट्रस्टी देगा। समझ आ रही बात आपको? तो ट्रस्टी फंड की क्या करता है? देख रेख करता है। इसमें लिखेंगे ट्रस्टी इज ग्रुप ऑफ पीपल, इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who ensure that who ensure that fund invested by fund invested by AMC asset management company in different type of securities in different type of securities in different type of securities is in proper manner or not proper manner or not and take care take care the fund of investor फंड ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्टर के फंड को टेक केयर करने का काम भी करते हैं। एंड ऑल्सो अप्लाई रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑल्सो अप्लाई रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय सेबी इन म्यूचुअल फंड बिजनेस इन म्यूचुअल फंड बिजनेस। देखिए, कोई भी प्रकार के इन्वेस्टर्स के द्वारा शेयर मार्केट में जब भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो इन्वेस्टर्स की देखरेख करने का काम की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से किसको दी गई है? सेबी को। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स के अंदर कोई भी एक्सचेंज होता है तो इसको देखने का काम कौन करता है? सेबी। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए भी कोई गाइडलाइंस बनाएगा तो कौन बनाएगा? सेबी। तो वो जो गाइडलाइंस सेबी के द्वारा बनाई गई हैं वो प्रॉपर तरीके से असेट मैनेजमेंट कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, इस बात का ध्यान भी ट्रस्टी रखता है। चलिए, पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी आप लिखेंगे यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर कौन होता है? इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पैसा जमा करता है और उसके अगेंस्ट में उसको क्या मिलते हैं? यूनिट। तो लिखेंगे यूनिट होल्डर इज द इन्वेस्टर इज द इन्वेस्टर हु हु invest their money who invest their money in share market in share market through mutual fund company through mutual fund company। चलिए, इस बात को यहां तक की बस नोट कर लेंगे आप। तो यूनिट होल्डर इज अ इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट देयर मनी इन शेयर मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड कंपनी। तो यूनिट होल्डर के द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बट किसके थ्रू किया जाता है? म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू किया जाता है। क्या आपको मेरी यहाँ तक की बात क्लियर हो गई क्या? चलिए, तो अब आज की क्लास में मैंने आपको म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में क्या बात बताई उसको 2 मिनट में रिकैप करते हैं, फिर आज की क्लास को समअप करते हैं। देखिएगा, म्यूचुअल फंड कंपनी का मैंने आपको सबसे पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करवाया। म्यूचुअल फंड कंपनी एक प्रकार का मीडिएटर का रोल प्ले करती है इन्वेस्टर और शेयर मार्केट के बीच में।
इन्वेस्टर को अगर अपने पैसे को ग्रो करवाना है तो ग्रो करवाने के लिए उसको शेयर मार्केट में जाना पड़ेगा, और शेयर मार्केट में उसको जाने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी उसकी मदद करती है, ताकि उसको जो रिटर्न है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ज़्यादा और शेयर मार्केट से कम, यानी कुछ अच्छा रिटर्न उसको मिल सके। अब इस कड़ी में मैंने आपको बात बताई कि जो इन्वेस्टर के द्वारा पैसा जमा किया, म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा शेयर मार्केट में जो पैसा जमा किया जाता है, उसकी एनएवी हर पर्टिकुलर डे के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है कि उस पर्टिकुलर डे पर उसके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। उस मार्केट वैल्यू को वो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड देकर के पर यूनिट की वैल्यू निकाल लेती है। किसी भी इन्वेस्टर के द्वारा कभी भी अपनी मनी वापस चाहिए तो म्यूचुअल फंड कंपनी से उस पर्टिकुलर डे पर चल रही एनएवी, नेट असेट वैल्यू की पर यूनिट की वैल्यू को अपने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके अपने पैसे को वापस ले सकती है। इसके बाद मैंने बात करी कि सब कौन-कौन से प्लेयर इस पर्टिकुलर बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया स्पॉन्सर। स्पॉन्सर वो पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट होता है जो कि उन म्यूचुअल फंड कंपनी को एस्टैब्लिश करने का काम करता है। दूसरा मैंने आपको बताया असेट मैनेजमेंट कंपनी एक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा किए गए जनरेट किए गए पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न जनरेट करते हैं, और उस रिटर्न को वो इन्वेस्टर्स को और म्यूचुअल फंड कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद इन सारी चीज़ों की देख-रेख करने का काम कौन करता है? ट्रस्टी। ट्रस्टी का काम है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर किया जा रहा है कि नहीं? दूसरा, सेबी के द्वारा जो गाइडलाइंस बताई गई हैं उसको प्रॉपर पूरा किया जा रहा है कि नहीं? और असेट मैनेजमेंट कंपनी को कोई एडवाइस की अगर आवश्यकता है तो ट्रस्टी उसको प्रोवाइड करेगी। यूनिट होल्डर के बारे में मैंने आपको बताया, यूनिट होल्डर कौन होता है? जो कि इन्वेस्टमेंट करने का काम करते हैं। समझ आ गई बात आपको मेरी ये? चलिए, तो आज की क्लास में इंट्रोडक्शन एक बार अपने इतना रखेंगे। अब कल इसके आगे की बात को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।